हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के चौथे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 1 फीमेल में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1918। रूस में कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को 1918 में अपनाया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के सभी शोषण को समाप्त करना, समाज के वर्गों में विभाजन को पूर्णतः समाप्त करना, शोषकों के प्रतिरोध को निर्दयता से कुचलना, समाज का एक समाजवादी संगठन स्थापित करना और सभी देशों में समाजवाद की स्थापना करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1932 का डैश समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूना। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता पूना स्थित यरवदा सेंट्रल जेल के अंदर 24 सितंबर 1932 को M.R. जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों के कारण संभव हो सका। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1834 में जोलवेराइन डैश का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1834 में जोलवेराइन सीमा शुल्क संघ का गठन किया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रूस में प्रथम सोवियत किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1917 में। रूस में ड्यूमा को भंग करने के लिए मजदूर और सिपाही 1917 से लगातार विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी 1917 को मजदूरों ने फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया और 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। यद्यपि प्रदर्शनकारियों ने रोटी, वेतन, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने लगे, लेकिन 27 फरवरी 1917 की शाम को मजदूरों तथा सिपाहियों ने मिलकर रूस में प्रथम सोवियत का गठन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के लिए डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वाभ्यास। दिसंबर 1905 को रूस में प्रथम क्रांति हुई थी जिसने 1917 में प्रारंभ होने वाली क्रांति की भूमिका तैयार किया था। इसी वजह से 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के लिए पूर्वाभ्यास के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला कथन है अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य और संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन। दूसरा कथन है अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी न तो पहला और न ही दूसरा, कोई भी कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1927 के डैश कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मद्रास। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा था। इसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था और रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10,
चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नील। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, नील की खेती से संबंधित था और इसके अंतर्गत किसानों को अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था, परंतु 19वीं सदी में रासायनिक रंगों ने नील की खेती को बर्बाद कर दिया और यूरोपीय मालिकों ने किसानों को अपने बंधन से मुक्त करने के बदले में लगान व अन्य गैर कानूनी टैक्स मनमाने ढंग से लगाकर वसूलने लगे। अतः 1908 में विद्रोह होना प्रारंभ हो गया और 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया, जहां पे चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1853 में। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1853 में मिला लिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने प्रदर्शित किया कि जैक्स स्नेकर की शाही वित्त की गणना अतिशयोक्तिपूर्ण थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कोलोन ने। फ्रांस के वित्त मंत्री चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कोलोन ने जैक्स स्नेकर द्वारा संकलित शाही वित्त की गणना को अतिशयोक्तिपूर्ण कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, तीसरे स्टेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसने उन्हें सीएस द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 जून 1789 को। 5 मई 1789 को वर्साई के राजमहल में सम्राट लुई 16वें ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 1200 थी, जिसमें से 600 से अधिक तीसरे स्टेट के सदस्य थे। 300 पादरियों में से 200 से अधिक साधारण पादरी वर्ग के प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के साथ थे। यही कारण है कि 17 जून 1789 को तीसरी स्टेट ने एक पूर्ण बहुमत से एक ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जिसमें उसने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण थे? पहला, स्टेट जनरल की सभा बुलाना। दूसरा, बेस्टिल का तूफान। तीसरा, लुई 16वें का उद्गम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष व्लादिमीर इवानोविच वोरोंकोव लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1889 में। 1889 में व्लादिमीर लेनिन ने खुद को मार्क्सवादी घोषित किया। लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट डैश में पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, राजा लुई 16वें की पत्नी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मेरी एंटोइनेट। 1774 में बुर्बो वंश का लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बनता है और उसका विवाह ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ हुआ था। लुई 16वां 20 वर्ष की आयु में राजा बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोहियों द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिरजिस कद्र। 1857 के विद्रोह की आग मेरठ से निकलकर दिल्ली, अवध प्रांत, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार आदि स्थानों तक पहुंच गई थी और यहाँ पे अवध के राजा के रूप में बिरजिस कद्र को विद्रोहियों के द्वारा ताज पहनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, डैश में फ्रांसीसी राजा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या को दोगुना करने के लिए सहमत हुए, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी दिसंबर 1788 में। दिसंबर 1788 में स्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ था। स्टेट्स जनरल में सामंत, पादरी तथा जनसाधारण वर्ग सम्मिलित थे। इस चुनाव में राजा ने तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या दोगुनी कर दी थी, किंतु सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से मना कर दिया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह 1963 में शुरू हुआ था। दूसरा, इसने तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरा, इसे पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एडवर्ड स्वेस के अनुसार सीमा परत पृथ्वी की परतीय व्यवस्था में अवस्थित है। पहला, सियाल परत के नीचे। दूसरा, नीफे परत के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को डोलड्रम नाम से जाना जाता है? पहला, भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी। दूसरा, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी को डोलड्रम नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और यह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को समाप्त हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आइसोबार। मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोबार नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में से पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत तथा उसे प्रतिपादित करने वाले भूगर्भवेत्ता का सही सुमेलित युग्म है। पहला, पर्वत निर्माणक भू अभिनीति सिद्धांत कोबर। दूसरा, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रिज। तीसरा, रेडियो एक्टिविता सिद्धांत जॉली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही युग्म सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ठोस वर्षा का एक रूप जिसमें बर्फ के गोले के बड़े छर्रे या गोले होते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओला। ओला ठोस वर्षा का एक रूप है जिसमें बड़े छर्रे या बर्फ के गोले होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी लिथोस्फीयरिक प्लेट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरेबियन प्लेट। उपयुक्त में से अरेबियन प्लेट एक बड़ी लिथोस्फीयरिक प्लेट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किन 3 बड़े देशों ने किया था? तो DSSB आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्रिटेन को माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के बीच एक बड़ा टकराव उत्पन्न किया। दूसरा, ऑस्ट्रिया और हंगरी प्रमुख यूरोपीय शक्तियां हैं जिन्होंने उपनिवेशों के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संदर्भ अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य टकराव उत्पन्न कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त करने वाला देश युग्म सही है? पहला, ड्यूस इटली के नेता और दूसरा, फ्यूरर जर्मनी में नेता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही युग्म सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक उत्पत्ति की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चूना पत्थर। निम्नलिखित में से चूना पत्थर अवसादी चट्टान जैविक उत्पत्ति की है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यदि आपतित सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य युक्त सौरिक विकिरण 100% है तब वायुमंडल का ऊष्मा बजट सम्मिलित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 48%। फिर क्वेश्चन नंबर 33, फासीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ युग्म सही नहीं है? पहला, धनिक तंत्री वर्ग उनके उपनिवेश होते थे और दूसरा, सर्वहारा वर्ग उनके उपनिवेश नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न तो पहला और न ही दूसरा कोई भी युग्म सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, उत्पादन के साधन जिनका स्वामित्व कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पूंजीपति। कुछ व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के साधनों को पूंजीपति के रूप में जाना जाता है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी व्यक्ति या व्यवसाय पूंजीगत वस्तुओं के स्वामी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, यह मानने वाला पहला समाजवादी कौन था कि महिलाओं को शामिल किए बिना सामान्य कल्याण अधूरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ल्स फूरियन। चार्ल्स फूरियन प्रथम समाजवादी थे जिनका मानना था कि समाज की भलाई तभी हो सकती है जब उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो। चार्ल्स फूरियन फ्रांसीसी समाजवाद के भीतर एक नारीवादी परंपरा के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 36, क्षुद्र ग्रह डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 37, ब्रेटलिन रिपोर्ट किस आयोग का परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी WCED। वर्ष 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने हमारा साझा भविष्य शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस आयोग की अध्यक्ष ग्रो एलएम ब्रेटलिन थी, इसीलिए इस रिपोर्ट को ब्रेटलिन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और WCED की स्थापना 1983 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अस्थायी मिश्रित संघ नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1920। लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजयी सहयोगी शक्तियों की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 10 जनवरी 1920 में स्थापित एक संगठन है। यह पहला विश्वव्यापी अंतर सरकारी संगठन था जिसका प्रमुख मिशन विश्व शांति बनाए रखना था। राष्ट्र संघ ने वर्ष 1920 में अस्थायी मिश्रित आयोग नियुक्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं उसके कारण आने वाले ज्वार कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी नीप ज्वार। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो उसके कारण आने वाले ज्वार को निम्न ज्वार या नीप ज्वार कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी साक्षरता दर की सही अभिव्यक्ति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 7 वर्ष और अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 और अधिक आयु की जनसंख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि क्रियाकलाप। दिए गए ऑप्शंस में से कृषिगत क्रियाकलाप एक ऐसा सामाजिक आर्थिक कारक है जो जनसंख्या के असमान वितरण के निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, पश्चिमी घाट श्रेणी का आरंभ भारत के किस राज्य से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। पश्चिमी घाट श्रेणी का आरंभ भारत के गुजरात राज्य से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, रबड़ की फसल के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला, इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, और दूसरा, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जो केवल पहला स्टेटमेंट है कि इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, ये कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, लूनी नदी की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लूनी नदी की उत्पत्ति राजस्थान राज्य से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, विश्व के लोहे एवं स्टील के अग्रणी उत्पादक देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी चीन। विश्व के लोहे एवं स्टील के अग्रणी उत्पादक देशों में चीन सबसे ऊपर है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, IUCN की रेड डेटा लिस्ट द्वारा निम्न श्रेणियों को शामिल किया जाता है।
पहला सुभेद प्रजाति और दूसरा निकट संकटाधीन प्रजाति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, यानी IUCN की रेड डेटा लिस्ट में सुभेद प्रजाति और उसके साथ ही साथ निकट संकटाधीन प्रजाति इन दोनों को ही शामिल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप DSSB TGT SST के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।